नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नाम में क्या रखा है? जी हां, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने वाले फैसले के खिलाफ विरोध की आवाज बढ़ती जा रही है, मुखर होती जा रही है। बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भी विपक्षी दलों ने इस फैसले पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम, लेफ्ट ने भी इस फैसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहां तक कि सहयोगियों ने भी इस फैसले से खुद को अलग करने में वक्त नहीं लगाया। लेकिन योगी सरकार जैसे अपने फैसले पर अड़ गई है। मुख्यमंत्री चुप है, लेकिन जिस हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलकर योगी सरकार उपचुनाव की जंग जीतना चाहती है, वो कैसे संभव होगा जब आम लोग, यहां तक कि खुद कांवड़िए भी इस फैसले का एक तरफा समर्थन नहीं कर रहे, उल्टा नाराजगी की लहर है। उस पर से योगी सरकार को सहयोगी याद दिला रहे हैं कि ये आदेश प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली व्याख्या के विरुद्ध है और इस पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। देखिए कि धर्म और जाति के नाम पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। आस्था में नाम की एंट्री पर रार, एनडीए में और लंबी हुई दरार। यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इसको वापस लेने की जरूरत है। योगी का चुनावी मॉडल हुआ फेल, साथ ही बोले नहीं चलने देंगे ये खेल। जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूं, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूं। बाबा के फरमान पर होगी सुप्रीम सुनवाई, कांवड़िए पूछ रहे सरकार आदेश क्यों लाई। ये जो भेदभाव हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। ये हिंदू मुसलमान जो है नेता ही कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। ये सब लोगों का रोजगार चल जाता है इस बहाने से, वो भी खत्म कर दिया सरकार ने। 24 घंटे की एक लड़ाई यूपी में गवा चुकी बीजेपी दूसरी लड़ाई में धर्म का तड़का लगाने चली, लेकिन उसके हाथ जलते दिख रहे हैं। दिल्ली में उसका अकेला राज नहीं है, सहयोगियों के बैसाखी पर दिल्ली दरबार की सरकार चल रही है। इसीलिए जैसे ही यूपी से योगी का फरमान जारी हुआ, दिल्ली दरबार की सरकार के मजबूत खंभों ने हिलना शुरू कर दिया। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। कांवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इसको वापस लेने की जरूरत है। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही साफ है कि धर्म और जाति के नाम पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का समाज में तनाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है, इससे बचना चाहिए। जयंत चौधरी, संजय झा और प्रफुल्ल पटेल ऐसे ही गुस्सा नहीं। यूपी सरकार ने ऐसा फरमान ही जारी किया है जो आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया? सहयोगी नाराज हैं तो विरोधी भी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें इस मामले को उठाने के बाद कह रहे हैं। सरकार से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कांवड़ यात्रा बरसों से चल रही है, कभी कांवड़ यात्रा के दौरान कोई कानून व्यवस्था पैदा हुई? कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ये सिर्फ झूठ है, केवल मुसलमानों को हैरेस करने के लिए सब किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसका जबरदस्त विरोध करेगी, संसद में भी करेगी, सड़क पर भी करेगी, जरूरत पड़ेगी। ये कांवड़ यात्रा आज की नहीं है, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कांवड़ यात्रा होती थी और कांवड़ यात्रा बड़े आसानी से होती है और सारे धर्मों के लोग उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, शिविर लगाते हैं, सेवा करते हैं। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको ये सब चीजें करनी पड़ रही है, तो ये इसके नुकसान जनता को होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये जो भाजपा का जो फॉर्मूला था, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार और मुसलमानों के साथ साथ दलितों पिछड़ों का आर्थिक बहिष्कार, मुझे लगता है ये सरकार की वो योजना है जो धीरे धीरे पटल पे आ रही है।
संसद में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी कांवड़िया मार्ग पर नेम प्लेट का मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इसे जोरदार तरीके से उठाया तो AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया। आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। आप ये कहाँ रुके? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? संसद की बैठक में रामगोपाल यादव ने मुद्दा उठाया तो कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा। उन्होंने भी यूपी सरकार के फैसले की आलोचना की। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने गोरखपुर में जल जमाव में फंसे एक मोटरसाइकिल सवार की तस्वीर जारी की और उस पर लिखा, अगर इस व्यक्ति ने नाम लिखा होता तो शायद कोई बचाने आता या ना भी आता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय योगी सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये लगातार उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से लेके अकबरनगर से लेके आसाम तक वही काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की नहीं बात करते, लोगों को कैसे काम किया जाए, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, चिकित्सा कैसे मिले, केवल और केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन है। वहीं यूपी से उत्तराखंड पहुंचे नेम प्लेट के फरमान मामले में योग गुरु रामदेव का भी बयान आया है। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो और किसी को कैसे हो सकती है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। दरअसल जिस कानून के तहत यूपी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया है वो 2006 में यूपी विधानसभा से पास हुआ था। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कानूनी रूप से ये सही है, लेकिन इसे किस नीयत से लागू किया गया है और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो नाम में क्या नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। यूपी की योगी सरकार के नाम लिखने के इसी फैसले से एनडीए के सहयोगी एक एक करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अभी तक फैसले के खिलाफ में 3 दल नजर आ रहे थे, लेकिन अब एनसीपी अजित पवार जो गुट है उसकी भी एंट्री हो गई है। नेम प्लेट के फैसले को गलत ठहराया है और ऐसे में चाहे यूपी हो या केंद्र सरकार की मुश्किल बढ़ रही है। कांवड़ियों की ओर से भी यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है अब कि जब सब तरफ से विरोध हो रहा है तो क्या योगी सरकार अपना ये फरमान वापस लेगी? अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो केंद्र सरकार जो सहयोगी दलों के सहारे चल रही है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ सकता है? सहयोगियों के बयान क्या कहते हैं, देखिए, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जो जयंत चौधरी कह रहे हैं वो तो कुर्ते की जेब पर भी नाम लिखवा दे। उन्होंने सवाल पूछा, कहा यह जल्दबाजी में लिया गया, सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको वापस लेना चाहिए। जाति धर्म के नाम पर विभाजन के फैसले का समर्थन नहीं। चिराग पासवान ने डे 1 पर उनकी तरफ से, एलजेपी की तरफ से यह बयान सामने आ गया था। केसी त्यागी देखिए लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जेडीयू की तरफ से कि बिहार में इससे बड़ी यात्रा होती है, वहां ऐसा कोई आदेश नहीं होता, सब कुछ भाईचारे के साथ चलता है। प्रफुल्ल पटेल, अब जो एनसीपी अजित पवार गुट की एंट्री हुई है, उनकी तरफ से कहा गया कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार को अपना आदेश वापस लेना चाहिए। लेकिन क्या सहयोगियों का दबाव काम करेगा? हालांकि अभी तक सरकार किसी भी तरह से झुकने के मूड में नजर नहीं आ रही। अब विपक्ष इसी तैयारी में है कि बजट सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। आगे क्या होगा इस पर यह देखना होगा। देखिए, हालांकि अब विपक्ष के खिलाफ एक और चीज आपको दिखाते हैं कि क्या विपक्ष के खिलाफ संसद में आवाज उठेगी।
देखिए, रामगोपाल यादव, आज दरअसल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तमाम बड़े चेहरे और बड़ी पार्टियों ने इस सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। रामगोपाल यादव, उसके बाद कांग्रेस से अजय राय। देखिए, नाकामियां छुपाने के लिए यूपी सरकार ऐसा फैसला ले रही है, उनकी तरफ से कहा गया, हालांकि ये सांसद नहीं है। यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है, आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उन्होंने भी अपनी नाराजगी सर्वदलीय बैठक में व्यक्त की। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, ये मुसलमानों का हक खत्म करना चाहते हैं और इसलिए इस प्रकार का फैसला सामने लाए। अब सवाल यह है कि जब सब खिलाफ हैं तो फिर फैसला वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार? तर्क क्या है उसके पीछे योगी सरकार के? और क्योंकि खुद तो मुख्यमंत्री सामने आए नहीं है, लेकिन क्या तर्क उनकी तरफ से जो प्रवक्ता सामने आ रहे हैं वो किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं? देखिए, कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वो किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं, पूरी जानकारी उनको होना चाहिए और जानकारी होगी तो विवाद की आशंका कम होगी। इसी विवाद को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है और इसके अलावा सभी की सुविधा को ध्यान में रखकर यह फैसला योगी सरकार ने लिया है। हालांकि यूपी सरकार इस विरोध पर चौतरफा घिरी हुई है, हर ओर से विरोध हो रहा है। आम आदमी के स्तर पर भी विरोध हो रहा है। आम आदमी की समझ से तो परे है ये फैसला एक तरीके से, यहां तक कि कांवड़िया खुद इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि सरकार अपने फैसले को पलटेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्या वहां से मजबूरी में पलटा जाएगा, देखना होगा। एनडीए घटक दलों के विरोध के बाद भी यूपी सरकार ने अब तक ये फरमान वापस नहीं लिया है। यूपी सरकार के अधिकारी अपने तर्क दे रहे हैं तो बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए के घटक दल खिलाफ हैं तो आगे क्या हो सकता है? वहीं सियासी संग्राम के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसको लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने याचिका ऑनलाइन दाखिल की गई। इसमें यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। याचिका पर जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं जल लेकर आने वाले कांवड़िये यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, आज तक तो हमने किसी से नाम पूछा नहीं, आखिर नाम में क्या रखा? जो शासन का आदेश आया है कि हर दुकानदार नाम के आगे लिख दे कि राशिद खान की दुकान है, ये रमेश कुमार की दुकान है, इससे क्या, उस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप कैसे देखते हो, इस पर क्या सोचते हो? हम अपनी निगाह से ही देखेंगे बस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्यार से खिलाए बिल्कुल खाएंगे, कोई बिल्कुल खाएंगे जी। सबको एक नज़र से देखते हैं हम, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से देखते हैं हम सारे। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, ये नहीं, ये हिंदू मुसलमान जो है नेता ही कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। ये तो हिंदू मुसलमान अब आगे ज़्यादा हुई है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हिंदू के भी सो जाते हैं, मुसलमान को भी सो जाते हैं। कहाँ से हैं बोले? हम वही जिला हापुड़ से ही है। जिला हापुड़ से हैं, सारे दोस्त हापुड़ से हैं। तो कितने दिन का ये निकली है यात्रा, कितने दिन तक पहुँचेंगे वापस हापुड़? हम 2 तारीख से पहुँच सकेंगे। 2 तारीख तक पहुँच जाएंगे। लगातार जाइए, नाचते गाते। कितने किलो 1 तारीख तक ही है, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि रास्ते में जहाँ रुके, जहाँ प्यार से खाना मिले वहाँ रुके, या आपको फर्क सच में पड़ता है इन चीज़ों का? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। क्या मानते हैं इन चीज़ों को लेकर? जो आदेश आया उसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी फरमान से बेखबर मुस्लिम समाज के लोग हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ियों की सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना। आप लोग भाई साहब सब लोग स्थानीय हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज मोहसिन है। तो हाफिज भाई ये बताइए कि ये पुरकाजी में ये चूंकि एंट्री पॉइंट है, मुझे के सामने झुकने को तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई, औरंगजेब और सरगना पर आई। राजनीति के दिग्गज माहौल बनाने में जुटे। पीडीए हिट या मराठा आरक्षण होगा फिर? लोकसभा में जीत, विधानसभा की तैयारी, क्या मराठा मानुष पड़ेगा सब पर भारी? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल माहौल बनाने में लगे। राज्य में तोड़फोड़ और लुभाने का खेल चल रहा है। नेताओं की निष्ठा बदल रही है। किसी को पुराना दल याद आ रहा है तो कोई नए दल में एडजस्ट होने में लगा है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र पहुंचे तो उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार थे। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं।
और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पुणे में प्रदेश बीजेपी के अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पिछड़ने की टीस दिखी, तो उन्होंने इसके लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि ऐसा भ्रम का जाल बनाया जिसमें लोग फंसे, लेकिन आगे ऐसा नहीं करना। उन्होंने मराठा आरक्षण की याद दिलाई और कहा कि मोदी सरकार ही है जिसने ऐसा किया। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझकर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में? बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। अमित शाह ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा तो अपनी पार्टी के लिए आगे का माहौल भी बनाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं कि अमित शाह ने क्या बोला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने करारा जवाब दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र 400 साल पहले न आदिल शाह के सामने झुका था, न अमित शाह के सामने झुकेगा। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को वैधता का दर्जा दिया है। जितने भी नेतागण जिन्हें वो खुद भ्रष्ट कहते थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। वॉशिंग मशीन प्रोसेस जो है उसके जरिए ये भ्रष्टाचारियों को वैधता का दर्जा दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बात ना करे तो अच्छा है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच मुकाबला है। अभी महायुति की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह का फैसला महाराष्ट्र से आया है उससे राजनीतिक दलों में आशा जगी। महाराष्ट्र चुनावों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर है। उनकी पार्टी के सांसद महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। यूपी ने बड़ा खेल किया है। यूपी ने जो है 43 एमपीज यूपी से चुनकर आए हैं। समाजवादी के 37 हैं, हमारे दूसरे दल के साथ में हैं, और उनको वो पीडीए लागू करके किया है। इस तरह से हम यहाँ पे ना मिशन महाराष्ट्र शुरू करके उनको बुला करके ना ये शुरुआत करना चाहते हैं। इलेक्शन का टाइम अभी चल रहा है हमें, और मुंबई जो है ना मिनी उत्तर प्रदेश है।
हर जिले के, हर गांव के मुंबई में लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों ने वहां चुनकर दिया है, तो वो यहाँ भी चुनकर देंगे। इसलिए उनको बुलाया जा रहा है कि उनकी रणनीति समझी जाएगी, पीडीए लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें चुन के लाने की पूरी कोशिश अखिलेश जी के नेतृत्व में की जा रही है। यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे कमाल दिखाने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी इस फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी में है और वो महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के सामने सीटों की डिमांड रखेगी। राज्य में समाजवादी पार्टी पहले से चुनाव लड़ती आ रही, उसे यहाँ सफलता भी मिलती रही। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने दांव चलना शुरू कर दिया। नेताओं के दौरे लगातार जारी। सरकार की ओर से चुनावों को देखते हुए लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू की जा रही, लेकिन इन सब का उद्देश्य विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना। तो यानी एक और परीक्षा की बारी। अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और 2 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए तमाम पार्टियों में रस्साकशी और तैयारी तेज है। महाराष्ट्र को विधानसभा के लिहाज से 5 भागों में 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। वो आपको बता दें, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र भी इसके अंतर्गत आता है। अब कौन कहां कितना मजबूत है वो दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मराठवाड़ा को समझिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी जीत यहां पर देखने को मिली थी। लोकसभा के लिहाज से 2024 में बीजेपी को हालांकि यहां पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहां जो है मराठा आंदोलन से बीजेपी शिवसेना दोनों को नुकसान पहुंचा। अमित शाह जरूर कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नुकसान हुआ। इस बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतरे हैं और उन्होंने धमकाया है, अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया तो बीजेपी शिवसेना को नुकसान पहुंचाएंगे। वो उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। अब अगला क्षेत्र देखिए, कोंकण की बात कर लेते हैं। कोंकण में देखिए क्या समीकरण नजर आते हैं। 2019 विधानसभा में शिवसेना बीजेपी की अच्छी सीटें कोंकण क्षेत्र में आई थी, लेकिन उद्धव की पार्टी में टूट के बाद क्या हुआ, बीजेपी शिवसेना का रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे जैसी लगभग सभी सीटों पर कब्जा देखने को मिला। अब कोंकण में ही आने वाले मुंबई की 6 में से 3 सीटें उद्धव ठाकरे गुट ने हालांकि जीती थी और जाहिर है इस बार कोंकण में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीत के लिए सारी कोशिशें करेंगी। उत्तर महाराष्ट्र, अब इसकी अगर बात समझना आप चाहें तो देखिए क्या नजर आता है उत्तर महाराष्ट्र में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर कौन कितना आगे या कौन कितना पीछे है वो दिखाते हैं आपको। उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा गढ़ है दरअसल बीजेपी का। बीजेपी को उम्मीद भी सबसे ज्यादा यहीं से है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष का स्ट्राइक रेट हालांकि यहां पर 50-50% का रहा बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद, लेकिन विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करना चाहती है। जोर आजमाइश यहां पर जबरदस्त रूप से देखने को मिल रही है। उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से की ताकत बीजेपी जरूरत पड़ने पर साथ उनको ले सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। अब आइए उत्तर महाराष्ट्र के बाद एक और क्षेत्र की बात करते हैं, यह है विदर्भ, जहां सबसे ज्यादा किसानों की हत्या के मामले सामने आते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ था। इस क्षेत्र में 2014 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। प्रचंड यहां पर बीजेपी को मार्जिन हासिल हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में कम सीटें आने से बीजेपी का सत्ता का सपना हालांकि टूटा, चकनाचूर हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो उन नतीजों में भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। विदर्भ में कांग्रेस मजबूती से एक बार फिर उभरती हुई नजर आई। कुल मिलाकर के आप जानते हैं महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली हैं। अब आइए पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट होने के साथ साथ राजनीति में सबसे ताकतवर जिला पश्चिम महाराष्ट्र को माना जाता है। कैसे, तो वो जान लीजिए। शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिलती है और कैसे बार पलटवार हो रहे हैं वो भी आपने देखा। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिहाज से 2024 में कांग्रेस, एनसीपी, शरद यहां से उभरी है। शरद पवार गुट एक बार फिर पकड़ मजबूत होती नजर आई और इस लिहाज से इस बार जो है फाइट कांटे की नजर आ रही है और ज्यादा बड़ी और कड़ी नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारा और सीट शेयरिंग से लेकर लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंकाया और अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ समय पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश हुई थी, जिसमें महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी रहा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजेगा।
और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आएंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज़्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज़्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। ये सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की हार हुई है। इस तरह से उनका मनोबल भी डाउन है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है मध्य प्रदेश पैटर्न पर, पिछला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना के बल पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। इसका कितना चुनाव में लाभ होगा ये तो आज नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव होने में भी 2 से 3 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से ही विधानसभा में चुनाव या परिणाम आएंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही है। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है। खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेंच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में हैं, हमारे संपर्क में हैं, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहाँ जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो उनके ऊपर एक जो हमेशा आरोप लगता है कि ये पहले मित्रों को जोड़ती है और जब मजबूत होने के बाद उनको छोड़ती है। आज तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान हुआ है या जो भी लाभ होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी।